नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म विद माइंडफुल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इतिहास की सीरीज चल रही है, तो उसे लेकर आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में आए हुए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित इल्मों पर विचार कीजिए। पहला है कि औरंग से राजकोष का प्रभारी कहते थे। दूसरा है कि बैनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। तीसरा है मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न को देखें तो एक सेकंड लेने दे रहा। इस प्रश्न को अगर हम देखें तो जो ये जो शब्दावलियां है ना, ये हम जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो उसमें ये शब्द ऐसे रहते हैं, जैसे बेनियान हुआ, मिरासीदार हुआ, औरंग हुआ। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला शब्द है औरंग। तो औरंग जो है ना, एक फारसी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है गोदाम। क्या होता है? गोदाम होता है इसका मतलब। तो यहाँ लिखा हुआ है राजकोषी प्रभारी, तो ये वाला गलत है। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमको पता हो ये गलत है, तब इस तरीके से हम अगर इन दो को एलिमिनेट कर देंगे तो हमको पता चलेगा तो बी सही है या तो सी सही है। और देखें तो ये दोनों सही हैं, बेनियान और मिरासीदार। क्योंकि बेनियान क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट होता था, और मिरासीदार राज्य द्वारा राज्य का नामित राजस्व दाता होता था। ठीक है, तो ये इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं ना, ये जब हम पढ़ते हैं तो ये शब्दों की चर्चा, इस तरीके के सारे शब्द रहते हैं जिनकी हम डिस्कशन, हमको मतलब पढ़ते समय इन शब्दों पर ध्यान देना है विशेष तौर पर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है कि स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। दूसरा कह रहा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा है कि महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवोत्तरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपरिक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? अब देखिए, पहले ऑप्शन को देखिए, कह रहा है कि स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। मतलब ये इस ऑप्शन में ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हमको यूपीएससी बोल रहा है कि एकदम सही है, मतलब यही सही है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो हमको क्या करना है, मतलब इस तरीके कोई इन्फॉर्मेशन यूपीएससी अक्सर देता है डायरेक्ट, जैसे नहीं प्रेशर टाइप में स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है, एकदम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मैक्सिमम टाइम ना ये इन्फॉर्मेशन गलत होती है। तो हमको इस पर थोड़ा ध्यान देना है। वैसे इसको प्रैक्टिस से करेंगे ना, तो बार बार प्रैक्टिस करने से हम इस तरीके के शब्दों को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, जब ये गलत होगा तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी कनिष्क के समय में, उसमें क्या होता, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में टूट गया था, एक था हीनयान, दूसरा था महायान। ठीक है, तो बाकी हमारे दोनों विकल्प जैसे हैं, तो ये हमारे दोनों विकल्प सही है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं ना, इस तरीके से करेंगे तो हम अपने प्रश्न के उत्तर के नजदीक पहुंचेंगे। थोड़ा हमको पढ़ना भी होगा बार बार, क्योंकि सारे प्रश्न एलिमिनेशन ट्रिक से नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, जब हम बार बार रिवीजन करेंगे तो हम वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सेकेंड, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो इसके ऑप्शन है कि पहला कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। दूसरा, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। तीसरा कह रहा है कि देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई। और चौथा कह रहा है कि ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। अब ये कह रहा है, देखिए इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, औद्योगिक क्रांति की बात कर रहा है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी शुरुआती 19वीं शताब्दी, 1800 से 1825 के आसपास के टाइम पीरियड की बात कर रहा है। अगर हम इस पर ध्यान दें, इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देना। पहला डी ऑप्शन देखिए, डी कह रहा है कि ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। अब आप सोचिए कि ब्रिटिश, हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और वो क्या लगता है आपको कि वो अपने आयात किए हुए सामान पे भारी शुल्क लगाएगा?
कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है व्यापार करना, और वो अपने ही उत्पादन पर भारी शुल्क लगाएंगे इसलिए कि भारतीयों को सहूलियत हो, कभी नहीं हो सकता। तो ये हम इसको काट देंगे। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। अब आपको सोचिए, ये बात कर रहा है लगभग 1800 से 1825-30 तक की, और हमको पता है कि रेलवे लाइन का विकास कब हुआ, 1856 में। ठीक है, 1856 में रेलवे लाइन विकास हुआ। तो फिर ये तो मतलब सी ऑप्शन भी हमारा इस तरीके से गलत हो जाए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। चौथा, तीसरा पढ़िए, कह रहा है कि भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं कि 1800 के आसपास क्या हो रहा था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी, ना कि भारत में। भारत में तो हम उस समय दस्तकारी करते थे, कुटीर उद्योग में हमारे यहाँ। ठीक है, कपड़ों कपड़ों का काटना इस तरीके से। तो ये मशीनीकरण हमारे यहाँ नहीं बल्कि ब्रिटेन में हो रहा था, तो ये भी गलत है। सही क्या हो गया, ये सही हो गया। हम इस तरीके से ना अगर सोचेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, तो हम अपने प्रश्न के उत्तर तक पहुंचेंगे। और हमको इसलिए बार बार प्रैक्टिस करनी होगी पीवाई की। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए वही है जो हम पिछले 3-4 वीडियो, पिछले वीडियो में भी कहा है अपने, कि जब हम पढ़ते हैं तो कम से कम राजाओं के क्रम, उनके उनको याद रखें, उनके टाइम पीरियड को याद रखें। अब देखिए ये भी मिलान करने वाला ही प्रश्न है। तो कह रहा है कि भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम में क्या होगा, यानी पहले कौन था बाद में कौन था। ठीक है, तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि पल्लव, ठीक है, पल्लव क्या थे, महेंद्र वर्मन की बात कर रहे हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव की स्थापना। तो महेंद्र वर्मन कब कब था, 600 के आसपास, 600 से लेके 630 तक रहा था ईस्वी तक। ठीक है, यानी पल्लव सबसे पुराने हो गए। अब देखिए दो कहाँ है, दो शुरुआत में देखिए ए में है और आपका डी में है, वो ए में है और सी में है। तो देखिए ये और ये हम काट दें तो हमारे पास ए और सी बचा। अब देखिए चौथा, हम अगर पल्लव की बात अगर देखिए हम पढ़ते हैं चौथा, अगर चौथा मिल गया तो हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। कह रहा है कि गोपाल, देखिए पाल, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना कब की गई थी। जब ये पाल वंश हम पढ़ते हैं 750 के आसपास, ठीक है, स्थापना हुई थी इसकी। लेकिन अब हम देखेंगे एक कब हुआ, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय कब हुआ था। तो प्रतिहारों का उदय कब हुआ था, तो ये देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये 1836 के आसपास, ठीक है, 1830 या 36 के आसपास, 35 के आसपास एक वंश का स्थापना हुआ था। तो जाए तो आते हैं 836 या 885 के आसपास। तो जाए तो बात है कि पाल वंश इनसे पुराने हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम जब पढ़े ना तो हमको अपना टाइम पीरियड विशेष ध्यान देना है, किस वंश का कब तक का, कब से टाइम पीरियड था, कौन कौन उसमें राजा बने, खासतौर पर उन राजाओं को तो विशेष ध्यान देना है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम अपने प्रश्न के उत्तर तक पहुंचेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः हुंडियों के स्वरूप में, हुंडियों के स्वरूप में उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा को बताता है। ठीक है, परिभाषित करता है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनिमय पत्र, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। अब जानते हैं ये प्रश्न सीधे एनसीईआरटी से प्रिंट हुआ है। ठीक, सीधे एनसीईआरटी से प्रिंट हुआ है, इसका आंसर क्या है, सी। अब इस पे देखिए जरा, एक सेकंड, इसको देखिए जरा, सी को, ये देखिए सीधा एनसीईआरटी में हुआ है कि हुंडी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को एक अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि को प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यानी विनिमय पत्र था ये। ठीक है, जैसे वर्तमान में चेक वगैरह करते हैं, लगभग उसी तरीके से दोस्त था। तो देखिए सीधे एनसीईआरटी क्वेश्चन ये पूछा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को जानते हैं, अगर हम एलिमिनेशन अपनी सोचेंगे ना, थिंक करेंगे ना, तो हम इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचेंगे। बड़ा आसान प्रश्न है। देखिए नाम क्या लिखा हुआ, सखाराम गणेश देवस्कर। क्या लग रहा है ये कैसा नाम होगा, ऐसे नाम वाले कहाँ मिलते हैं, सखाराम गणेश देवस्कर इस टाइप के कहाँ मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं। इस तरीके के नाम वाले लोग महाराष्ट्र में मिलते हैं। और ऑप्शन सी देखिए, तीसरा देखिए क्या कह रहा है, देवस्कर द्वारा देश का शब्द प्रयोग है बंगला क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति महाराष्ट्र का होगा वो बंगला क्षेत्र के बारे में कैसे बताएगा, वो बताएगा महाराष्ट्र के बारे में विशेष तौर पर। तो इस तरीके से हम रिलेट करेंगे ना व्यक्तियों के नाम से भी, तो हमने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। और ये देखिए ये बंगाल, यही हमारा गलत हो जाएगा, सी। अब देखिए तीसरा जहां जहां काट दो आप, सीधे हम उत्तर तक पहुंच गए। क्या उत्तर है इसका, ये। ठीक है, इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क के सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। ठीक है,
सखाराम देशकर कहाँ के थे? महाराष्ट्र से थे, और ये खुद एक अखबार निकालते थे, उसका नाम था हितवादी। हितवादी, ठीक है, उनका एक पेपर था हितवादी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो हम प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचेंगे। ठीक है, हम पढ़ते तो हैं ही, लेकिन हम सीखेंगे कैसे कि कैसे हम अपने प्रश्न के उत्तर तक पहुंचे, तो हम इसके लिए पीवाईक्यू ही करेंगे। और उसमें मुझे जो थोड़ा बहुत आता है मैं उसकी डिस्कस करता रहता हूँ, कर रहा हूँ लगातार, कि आप लोग भी मुझे लगे सही है तो जुड़े रहिए, और मैं तो कहूँगा सब्सक्राइब करिए और उसको प्रमोट भी करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते के निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? तो ये प्रश्न ना यूपीएससी ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तब डिलीट कर दिया तो मैं इस पर सोच रहा हूँ कि चर्चा ना करूं, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कह रहा है कि अदृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाला विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन है कि गोपाल बाबा बलंकर, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव अंबेडकर। अब आप सोचिए, ये प्रश्न हम लगभग हमारी तीनों जो हैं ज्योतिबा फूले हों, गांधी जी हों या अम्बेडकर जी हों, ये तीनों काफी चर्चित, तो हम बहुत पढ़ते हैं और हम इनकी किताबें भी पढ़ते हैं, इनके न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। लेकिन सोचो, हमने किसी लोगों में से किसी का ये कभी नाम सुना कि इन्होंने ऐसी कोई मासिक पत्रिका निकाली हो? नहीं सुना है, नहीं सुना। और ये यहाँ देखिए गोपाल बाबा बलंकर नए व्यक्ति हैं, तो हम अगर इस तरीके से सोचे ना तो हम उत्तर कर सकते हैं कि ये इसका उत्तर होगा, और यही उत्तर है भी। ठीक है, अब देखिए हम अगर बात करें ज्योतिबा फूले की, तो ज्योतिबा फूले की बहुत प्रसिद्ध बुक है, कौन सी? गुलामगिरी है। ठीक, गुलामगिरी पढ़ते हैं, एक सत्य शोधक है इनकी। जैसे गांधी जी की हम बहुत पढ़ते हैं, हरिजन है, नवजीवन है, ठीक है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ है। ऐसे अम्बेडकर जी की बात करें तो इनकी मूक नायक है, द अनटचेबल है। ठीक है, तो क्या है ये, हम मतलब प्रसिद्ध जो हमारे मतलब सिलेबस में हमको तो हम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई ऐसी बुक दी हुई है जो इसमें ऑप्शन में मतलब नाम दिए हैं और उनकी बुक हमने नहीं पढ़ी है, तो बेशक क्या होता है ना, वो किसी नए से ही पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलयबाप और जोड़बाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? अब देखिए ये फिर शब्दावली इस प्रश्न आ गया, और ये जो है ना, ये क्या है, ये शब्दावलियां कहाँ? गुप्त काल की है। ठीक है, और कुल वाप्या और जोड़ वाप्या क्या है जानते हैं? ये है भूमाप। ठीक है, भूमि को मापने के इकाई, कैसे भूमि मापते थे। अब जैसे गुप्त काल में क्या था? जोड़बाप था, कुलबाप था, नल था, अंगुल था, तो ये भूमि मापने की इकाइयां थी। ठीक है, तो हम पढ़ते समय इन शब्दों पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, उनके प्रशासन पे, उनके कल्चर पे, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनता है। और ऐसी शब्दावली जैसे हमने डिस्कस किया था कल, फड़म क्या होता है? ठीक है, तो फड़म क्या था? सिक्का। इस तरीके से प्रश्न हर साल पूछता है, तो हमको शब्दावलियों विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब ये प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को किस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। अब देखिए ये धर्म की सहिष्णुता की बात कर रहे हैं, और हमने पढ़ा है कि ये धार्मिक सहिष्णु कौन हो गया था? अशोक हो गए थे। अब देखिए ये प्रश्न सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रिंट है, ये देखिए यहीं से उठाया गया। ये अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे धर्म की निंदा, ये देखिए यहाँ मतलब सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया। और जो हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी, तो उसमें टॉपिक मतलब अशोक वाले में ये दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी विशेष ध्यान में, और ये इस तरीके से ब्लॉकेज बने रहते हैं, जैसे हमने हुंडी वाला दिखाया, तो यहाँ से हर वर्ष प्रश्न बनते ही हैं, मतलब यहीं से प्रश्न बन जाते हैं, हम लोग सोचते पता नहीं कहाँ से आ गया, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। अगला शब्द प्रश्न है हमारा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, अब ये जो प्रश्न है ये थोड़ा ना पढ़ने पे ही होगा, मुझे लग रहा कि सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। तो जैसे इस तरीके के प्रश्न ये तो पढ़े होंगे सभी, ये सब काफी फिलहाल रहता भी है, चर्चा हम पढ़ते रहते हैं कहीं कहीं। तो इसका उत्तर हमारा जानते हैं 31 का सी है कि परिपूर्णताएं प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो इसका सी है, और ये पढ़ने से ही मतलब इसके लिए हमको बुक्स की रीडिंग करनी है, हमारी रिवीजन तो करनी करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का लखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो कह रहा है कि महिलाओं की शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों को
दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। तो नीचे दिए गए मतलब कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि सहमति आई और दाम्पत्य अधिकार ये दो एकदम एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, अब महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार ये अलग लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे जाएं तब भी हम कर सकते हैं कि हाँ यार ये दो एक जैसे लग रहे हैं कि आयु की उम्र कैसी हो और अधिकार दाम्पत्य जीवन के अधिकार क्या हो, तो ये दो एक जैसे रिलेट कर रहे हैं। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार थोड़ा अलग है और फिलहाल ये इसका आंसर भी बी ही है। ठीक है, ये 1884 का रखमाबाई मुकदमा था। जो डॉक्टर रखमाबाई थी वो महिला नारीवादी महिला थी। उन्होंने बाल विवाह और अपने दाम्पत्य महिलाओं के अधिकारों के लिए एक केस था, तो उसी का ये उसी में प्रसिद्ध था रखमाबाई मुकदमा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं पीएससी। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ। अब देखिए, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। ठीक है, अब देखिए ये सीधे एनसीईआरटी से है। ठीक है, इसका आंसर क्या है बी। अब इधर देखिए नीचे, ये देखिए एनसीईआरटी सीधा दिया हुआ है कि 19वीं शताब्दी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था, इससे प्रभावित हुआ क्या उत्पादन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है बी है। तो एनसीईआरटी डायरेक्ट मतलब बन रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बी है। अगला देखिए, पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, तो क्यों की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जानते हैं 2018 में भी पूछा गया है। तो देखिए मतलब दोबारा पहले 18 में पूछा गया, फिर 20 में रिपीट हुआ। तो क्या हुआ, पीवाई को बहुत प्रभाव पड़ रहा है। मतलब रिपीट होते ही है प्रश्न, कुछ नहीं करता है तो प्रश्नों के ऑप्शन से ही नया प्रश्न बना देता है यूपीएससी। ठीक है, तो वो इसी के चारों तरफ घूमता है और हमको भी इसी पर केंद्रित रहना है। प्रीलिम्स अगर मतलब अच्छे मार्क्स मतलब अच्छे नंबर मतलब प्रीलिम्स निकालना है तो हमको पीवाईक्यू को आधार बनाना ही होगा। ठीक है, अब जैसे क्या है कि ये क्या है कि पूछा है कि हाँ तो क्या था, ये उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने को कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी उनके सहयोग को रोजगार प्रदान करना चाहता था और ब्रिटिश नागरिकों को प्रशासन हित भारत में प्रशासन में प्रशिक्षित करना चाहता था। तो इसका आंसर क्या है डी है। और बेलेजनी ने क्या किया था, 1800 में प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक मतलब इसकी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। फिर बाद में दबाव पड़ा तो इसमें फिर 1802 में बंद भी हो गया। ठीक है, 1800 में स्थापना की और 1802 में बंद हो गया। तो ये सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए ये इसका मतलब वो हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलन अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है। तो देखिए 1857 में विद्रोह की बात कर रहे हैं, 1921 में मापिला विद्रोह, 1859-60 में नील विद्रोह और 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। ठीक है, क्योंकि मुंडा विद्रोह हुआ था और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर जो वर्तमान झारखंड में पड़ता है और एक ये धार्मिक राजनीतिक स्वरूप के रूप में आंदोलन ने मतलब अपनी पकड़ बनाई थी। ठीक है, तो ये तो मतलब हम लोग बहुत पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के बारे में, तो ये इसी को उन्मूलन बोलते थे। तो ये प्रश्न तो आसान ही था। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कि प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़नी पुष्यमित्र संघ से संबंधित थे, संघ से अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। अब देखिए पहले दूसरा ऑप्शन देखिए, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे। हमने अच्छे से पढ़ा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, 9 रत्नों में एक अमर सिंह भी थे, कालिदास भी थे। तो जाहिर सी बात है हर्षवर्धन तो हो नहीं रहा है, तो 2 चला गया, ये गया, ये गया और ये भी चला गया। सीधे आंसर सी आ गया, हमको पहला पढ़ना ही नहीं है। फिलहाल पढ़नी पुष्यमित्र संघ से संबंधित नहीं थे कि पढ़नी थे 6ठी ईसा पूर्व। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और पुष्यमित्र संघ था 185 ईसा पूर्व, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की वध करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और इसके समय में कौन था, पुष्यमित्र संघ समय में कौन था, पतंजलि था। पतंजलि इसके दरबार में थे। ठीक है, तो अमर सिंह तो हम जान ही गए, कालिदास में के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने एक अमर कोश की रचना की थी। ठीक, तो देखिए बहुत आराम से हो गया, एलिमिनेशन करेंगे, थोड़ा ज्ञान प्रयोग करेंगे तो उत्तर हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, इसको देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित
तीनों पर विचार कीजिए। पहला दे रहा है परिव्राजक या परित्यागी व भ्रमणकारी, दूसरा कह रहा है कि श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, और तीसरा है उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। अब देखिए मजेदार बात कि ये शब्द दोनों ऊपर वाले ये 2016 में पूछे गए हैं, यूपीएससी 2016 में पूछे गए हैं, यहाँ फिर से रिपीट हुए हैं। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। अगर हम इनको देखेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि ये वाला गलत है। समझ क्या था कि मतलब ऐसे उपदेशक होते थे जो घूम घूम के धर्म का प्रचार करते थे। तो हमको 16 वाला पीवाईक्यू, मतलब हम यही कह रहे हैं ना, पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, पीवाईक्यू से ही हम अपने मतलब परीक्षा आसान हो जाएगी हमारी। देखिए ये रिपीट है, फिर से रिपीट है। हमने देखा इसी पेपर में देखे 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इस साल रिपीट हो रहा है, पिछले सालों में नहीं, तो इसलिए रिपीट होंगे अगले सालों में, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये देखिए ये भी प्रश्न, ये प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटशाला, कदूरा और चोल किस लिए विख्यात थे? देखिए हमने उस दिन भी चर्चा की थी, अभी इससे पहले भी कहा था कि शब्दों से प्रश्न या नगरों से प्रश्न पूछते हैं। तो ये क्या थे? ये थे तीनों के तीनों क्या थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। ठीक है, तो जैसे इसमें घंटसाल और ये दो थे जो कदूरा, ये आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, वर्तमान आंध्र प्रदेश में, और ये चौल ये महाराष्ट्र में। ठीक है, और इससे पहले भी कल या परसों वाले में हमने जो वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने बताया, उसमें भी उन्होंने पूछा था बंदरगाह शहर। तो हमको मैपिंग विशेष ध्यान देनी है और इनको पढ़ते जाना है। ठीक है, शब्दावलियों को भी और इस तरीके के शहरों को भी। अभी ये देखिए 97 नंबर ये प्रश्न देखिए इसको, कह रहा भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य। अब इसमें देखिए कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से सही चुने देते हैं क्या। अब देखिए भीलसा कह रहा है मध्य प्रदेश में, चलिए हमको नहीं पता। द्वार समुद्र कह रहा है महाराष्ट्र में, चलिए हमको ये भी नहीं पता। गिरनार गुजरात में, ये तो हमको पता है, हमको पढ़ते हैं कि गिरनार, गिरनार कहाँ है? गिरनार हम लोग पढ़ते हैं, गिरनार कहाँ है? गुजरात में। यहाँ वो झील बनाई गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, सुदर्शन झील। तो ये वाला देखिए सही है 3। अब देखिए 3 किसमें है? इसमें नहीं है और इसमें नहीं, तो इन दोनों काट दो, बचा ए और सी। अब 3 इन दो में है। अब इसमें जाहिर सी बात है या तो ए सही है या तो सी सही है। अब देखिए भीलसा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं है। द्वार समुद्र कहाँ है? द्वार समुद्र है कर्नाटक में। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र वाला हमारा गलत हो गया। तो आंसर तो हम पहुंच गए जी, क्या है हमारा आंसर? 1 और 3 है, भीलसा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में है द्वार समुद्र। अच्छा थानेश्वर देखिए उत्तर प्रदेश, हमने खूब पढ़ा है। थानेश्वर कहाँ? हरियाणा में। ठीक है, और अभी भी हम लोग पढ़ते, तो ये भी गलत है। तो अगर हम 4 को गलत करते तब भी फिलहाल यही तो करते। तो हम इस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन यूज करके अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो सही लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को जोड़िए। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए। मैं फिर हिमांशु को